दीपिका की शादी कार्तिक से हो जाती है। इंगेजमेंट और शादी का पूरा खर्चा दीपिका के पापा ने उठाया। कार्तिक के परिवार वालों ने लगभग शादी में 50 लाख रुपए खर्च करवा दिए, लेकिन दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया। जैसे ही दीपिका ससुराल में गई, उसको अपने मायके से पैसे लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। दीपिका को अभी तक पता नहीं था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पापा से 50 लाख का खर्च करवाया है। इसीलिए जब वो पगफेरों की रस्म के लिए गई, तो उसने अपने पापा से 2 लाख रुपए मांगे, जो कार्तिक ने कहा था। तब उसकी मां ने दीपिका को उसकी ससुराल का पूरा किस्सा सुनाया। दीपिका के पापा का बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, इसीलिए वो कर्ज में डूब गए थे। दीपिका 50,000 रुपए लेकर अपनी ससुराल गई, जिसकी वजह से उसको वहां पर बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया। उसने अपने मायके से रुपए लाने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए घर का सारा काम दीपिका से करवाया जाता और खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता। एक दिन कार्तिक ने उससे अपने पापा से पैसे मांगने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से अब उस पर और भी ज़्यादा अत्याचार होने लगे थे। उसको खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता। बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो अपने माता पिता से बात ना कर पाए, इसीलिए उससे फ़ोन भी छीन लिया गया था और उस पर नज़र रखी जाने लगी थी। घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। अब दीपिका उस घर में कैद होकर रह गई थी। एक दिन दीपिका की ससुराल में सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से उसको वहां से भागने का मौका मिल गया। दीपिका अपने घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी। उसकी हालत देखकर आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे। दीपिका के बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर भी कोई रौनक नहीं थी। हाथों पर भी चोट के निशान और गालों पर मार की निशानी थी। दीपिका के दरवाज़ा खटखटाने पर उसकी मां ने दरवाज़ा खोला। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अनुपमा जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीपिका भी अपनी मां को देखकर बुरी तरह से रोने लगती है। अनुपमा जी दीपिका को गले से लगाकर सीधा अंदर चली जाती हैं और उससे सवाल करने लगती हैं, दीपिका बेटा, ये कैसी हालत बना रखी है, बताओ मुझे क्या हुआ। लेकिन दीपिका बुरी तरह रोती ही जा रही थी। उसके लबों पर कोई जवाब नहीं था। आंखों में सिर्फ एक सवाल था कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी माँ के बार बार पूछने पर भी दीपिका रोने के सिवा और कोई जवाब नहीं दे रही थी। अनुपमा जी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और सीधा दीपिका के पापा को फ़ोन करती हैं। उन्हें बताती हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो काम छोड़कर सीधा घर आएं, क्योंकि उनकी बेटी दीपिका घर आई हुई है, जो कि बहुत बुरी हालत में है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। दीपिका के बारे में सुनकर उसके पापा अपना सारा काम काज छोड़कर सीधा घर पहुंच जाते हैं। दीपिका अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। उसके पास अपनी व्यथा सुनाने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने माँ बाप से क्या कहे। लेकिन दीपिका के पापा के बार बार पूछने पर दीपिका बहुत मुश्किल से उन्हें सारी बात बताती है, जो उसके साथ इतने दिनों से घट रहा था, जिसे वो इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। वो सारी बातें अपने पापा को बता देती है। उसके माँ बाप ये बात सुनकर बेहद हैरान और परेशान हो जाते हैं। दीपिका रोते हुए अपने पापा के गले लग जाती है और अपने पापा से पूछती है, पापा, ये किस बात की सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की थी जिसके लिए मुझे ऐसा परिवार मिला, या हमने ऐसा क्या कर दिया जो वो हम लोगों के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। क्यों वो लोग हमारी बातों को समझ नहीं रहे। मैंने उनसे बोला भी कि अब हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने तो जैसे रट लगा ली है। शायद वो हमसे तब तक मांगते रहेंगे जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है। पापा, अब उन लोगों के साथ रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। इतने दिनों से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सोच रही थी कि शायद इनके परेशान करने की कोई सीमा होगी, शायद कुछ दिन बाद खुद ही समझ जाएंगे।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पापा। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मौका देखते हैं, मुझे परेशान करने का, मुझे मारने पीटने का। और कार्तिक, उसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद भी मुझ पर कई बार हाथ उठा चुका है। उसको मेरे आंसू तक दिखाई नहीं देते। मैं तो वहाँ रोना भी छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि रोया भी उनके सामने जाता है जिन्हें आपकी फिक्र हो। बताओ ना पापा, मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो बेटा, मैं अभी तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा और वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जवाब मैं दूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं मेरी बच्ची। अपने पिता की बात को सुनकर दीपिका के मन में थोड़ी शांति आ जाती है। दीपिका की माँ उसे शांत कराकर कमरे में ले जाती है। दीपिका अभी भी घबराई और परेशान थी। उसकी माँ उसे खाना खिलाकर सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका के पिता कार्तिक के घर वालों से बात करते हैं। कार्तिक के पिताजी बोले, हेलो, हाँ समधी जी, बताइए क्या बात है। दीपिका के पिता बोले, क्या बात है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको तो पता होना चाहिए मेरी बच्ची की क्या हालत है। आपको होश भी है मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची पर आप लोगों ने हाथ उठाया, उसके साथ इतनी बुरी तरह से सुलूक किया, वो भी इतने सारे पैसे लेने के बाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने लालची होंगे। कार्तिक के पिता बोले, क्या बात कर रहे हो समधी जी? एक तो हमने आपकी बेटी को इतने दिल से संभाल के रखा और आप हम पर ही झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए दीपिका मुझे सब कुछ बता चुकी है। मुझे आगे से ऐसी कोई बात सुनने को मिली तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा। कार्तिक के पिता बोले, देखिए आप परेशान मत होइए। वो क्या है ना, ये सब उसके साथ में कार्तिक की माँ और उसके बेटे ने मिलकर किया होगा। मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन हाँ, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आप बस हमारी बहू को हमारे घर भेज दीजिएगा। आगे से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कार्तिक के पिता मनोहर को सारी बातें इस तरह से समझाते हैं कि वो कार्तिक के पिता की बातों में आ जाते हैं और उन्हें वाकई में यकीन हो जाता है कि अब उनकी बेटी के साथ कुछ भी वहाँ गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ दीपिका अपने ससुराल जाने को तैयार ही नहीं थी। वो जब भी अपने ससुराल के बारे में सोचती थी, उसे वही भयानक हादसे अपने साथ हुए नजर आने लगते थे। जिस तरह उन लोगों ने दीपिका को बुरी तरह मारा पीटा था, दीपिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके अंदर आत्मविश्वास की कोई रोशनी ही नहीं बची थी। दीपिका को अपने घर में रहते रहते अब 2-3 हफ्तों के ऊपर हो चुका था। उसके मोहल्ले के सारे लोग अब उससे सवाल जवाब करने लगे थे कि आखिर क्यों वो इतने दिन से अपने घर पर ही रुकी है और दामाद जी उससे मिलने तक नहीं आए हैं। जिस दिन वो आई थी उसकी ऐसी हालत क्यों थी, न जाने कितने सवाल। बहुत से लोग तो उसे गलत भी समझने लगे थे। ये बातें सिर्फ दीपिका से ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप से भी होने लगी थी। हमारा समाज ही ऐसा है, ये बेटियों को ना शादी से पहले उसके घर में सुकून से रहने देता है और ना ही तब रहने देता है जब वो शादी के लायक हो जाती है। दीपिका के पिताजी समाज के डर से दीपिका को वहां उसी घर में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दीपिका, उसके मन में अभी भी बहुत से सवाल थे। दीपिका के पापा बोले, बेटा दीपिका देखो मेरी बात मानो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से बात कर ली है, वो तुम्हारे ऊपर अब हाथ भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन पापा, मैंने आपको बताया ना, वो लोग कितने लालची हैं। वो लोग कभी भी अपने बातों से मुकर सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पापा। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। बेटा दीपिका, रह तो तुम इस घर में भी नहीं सकती हो। तुमने देखा नहीं आस पड़ोस के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज तक जो हमारी इतनी इज्जत करते थे, आज वही हमें गलत नज़रों से देख रहे हैं। बेटा ये लोग तो सिर्फ तुम्हारे चरित्र पर ही सवाल उठाएंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुम दुखी हो या तुम्हारे साथ गलत हुआ। पापा, ये समाज तो उन मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ता जिनके साथ बलात्कार हुआ हो।
उनमें भी ये लोग उनके कपड़ों और चरित्र पर सवाल उठाते हैं। बेटा, हमारे समाज में गलती दोनों तरफ से भी होती है, तो भी लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता है। दीपिका, मेरी बात मान लो, अपने ससुराल वापस चली जाओ। अब कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। आप सही हो पापा, पर मेरा मन वो जाने को तैयार नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी पापा। दीपिका बहुत अकेली पड़ चुकी थी। उसके पिता समाज के आगे मजबूर थे, उसकी माँ उसके पिता के आगे मजबूर थी। बेचारी दीपिका अब चारों तरफ से मजबूर होकर मजबूरन उसे अपनी ससुराल वापस जाना पड़ता है, जहाँ से वो भाग कर आई थी, जहाँ वो इतनी दुखी और परेशान थी। लेकिन अब उसकी मजबूरियाँ ये थी कि उसके पास रहने को घर ही नहीं था, क्योंकि उसके मायके में उसके माता पिता उसे ज़्यादा दिन तक अपने पास रखने को तैयार नहीं थे। हमारे देश में समाज ने अपना इतना खौफ फैला रखा है कि समाज के डर से हर माँ बाप अपने बच्चे को मौत के मुंह में तो धकेल सकते हैं, लेकिन अपने घर में रखने को राजी नहीं होते हैं। दीपिका भी इसी समाज के दुर्व्यवहार का शिकार होती जा रही थी। ये दहेज प्रथा उसे धीरे धीरे खाए जा रही थी। दीपिका रोती बिलखती अपने आप को संभालती अपने ससुराल वापस आ जाती है। वो देखती है कि दरवाजे पर उसे कोई लेने तक नहीं आया। सब उसे देखने के बाद अपने अपने काम में लगे होते हैं। उसकी तरफ तो कोई जैसे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। वो चुपचाप अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी कार्तिक की माँ दीपिका के बाल पकड़कर उसे पीछे घसीट लेती हैं और उससे कहती हैं, अच्छा, अब तो तुम बहुत नाम कमा आई हो अपने मायके में हम लोगों का। हमारी इज्जत ही उछाल दी पूरे समाज में। अब देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। तुम्हें तिल तिल करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी रानी नहीं। रोती हुई दीपिका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब उसके दिन पहले से भी ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे, पर दीपिका खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक रोज दीपिका रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। दीपिका कमजोर थी, ठीक से खाना पीना ना मिलने के कारण उसे अंदरूनी कमजोरी महसूस हो रही थी। दीपिका खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर बेहोशी के कारण दीपिका फर्श पर गिर जाती है। कार्तिक का पूरा परिवार दीपिका को होश में लाने में लगा हुआ था। वो लोग सोच रहे थे कि किसी तरह दीपिका को होश आ जाए, वरना उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और उस पर भी पैसे खर्च होंगे फालतू के। लेकिन जब दीपिका को होश नहीं आता है, तो मजबूरन कार्तिक और उनके परिवार वालों को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर के आने के बाद कार्तिक के परिवार वालों को ये बात पता चलती है कि दीपिका के बेहोश होने की वजह ना सिर्फ कमजोरी है, बल्कि वो प्रेग्नेंट भी है। वो कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सुनकर एक पल के लिए कार्तिक और उसके परिवार वालों को खुशी होती है, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें ख्याल आता है कि अब उनका खर्च पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो लोग एकदम शांत हो जाते हैं। डॉक्टर अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। माँ, अब क्या करें, हम तो इस लड़की का सोच ही रहे थे कि क्या करना है, और अब ये प्रेगनेंसी, अब मैडम जी की खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। बेटा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? प्रेग्नेंट है ना, तो होने दो, हम अपने फ़ायदे के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ समय बाद जब दीपिका को होश आता है, तो पूरा परिवार उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। दीपिका के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो उसके दिल में ख्याल आता है, शायद यही वो मौका है जिससे ये सारे लोग मुझसे नफरत नहीं करेंगे, बल्कि मुझसे प्यार करने लगेंगे। ये लोग मुझे नहीं अपना पाए, पर अपने बच्चे को तो ज़रूर अपनाएंगे। क्या पता मेरा बच्चा ही इन सब के दिल में मेरे लिए प्यार जगा ले। दीपिका इस बात से खुश होने लगी थी। उसके लिए अब सारा माहौल बदल रहा था। सब लोग उससे अच्छे से बात कर रहे थे। उसे खाने पीने के लिए भी ठीक से मिलने लगा था। एक रोज दीपिका घर के कामकाज कर रही थी कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। उसका ध्यान ठीक उसके सामने वाले कमरे पर पड़ा, जहां कार्तिक की पूरी फैमिली एक दूसरे से कुछ बात कर रही थी। दीपिका जब उन लोगों के पास गई, तो दीपिका के कानों में भी कुछ बात पड़ी,
जिसे सुनकर वो बेहद हैरान हो गई। कार्तिक की माँ बोली, और कितने दिन तक ये ड्रामा करना पड़ेगा? महारानी को कब तक सर पर बैठा कर रखेंगे? उनके घर वालों से पैसे कब मिलेंगे? अब वो अपनी लड़की के लिए खर्च करे ना करे, लेकिन उसके होने वाले बच्चे के लिए तो खर्च जरूर करेंगे। उनसे बात करो और उन्हें समझाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? कहीं ऐसा ना हो कि दीपिका को फिर हम पर शक हो जाए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। ये 2 लाख रुपए वाली बात दीपिका अभी भूली नहीं होगी। 2-3 महीने रुको और फिर पता भी तो करना है कि आखिर उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर लड़का है तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की है तो अपने ससुराल वालों को बोल देना कि थोड़ा खर्चा पानी भी जरूरी है। कार्तिक की पूरी फैमिली बिजी थी और पास में ही खड़ी दीपिका सारी बातें सुन रही थी। अपने सास ससुर और अपने पति की ऐसी हरकत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने गर्भ में अपने बच्चे पर हाथ फिराती हुई एक पल के लिए दीपिका सहम सी जाती है और पीछे को पलटती है। तभी पीछे को पलटते ही बगल में टेबल पर रखा फूलों का गुलदस्ता उससे टकरा कर गिर जाता है, जिस कारण कार्तिक के परिवार वालों को पता चल जाता है कि कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। सारे लोग दीपिका को देख लेते हैं। अच्छा, तुम हमारी बातें सुन रही थी, अब तू हमारी जासूसी भी करेगी, बोलकर कार्तिक की माँ दीपिका को 2-3 थप्पड़ भी मार देती हैं। दीपिका रोते हुए उन लोगों से कहती है, आप लोगों को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो जानती थी आप लोगों की फितरत ही ऐसी है, आप लोग कभी नहीं बदल सकते हो। बोलकर दीपिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ महीने बाद दीपिका, तैयार हो जाओ, हमें थोड़ा जरूरी काम से बाहर जाना है। और हाँ, लेट मत होना। मुझे किसी बहाने को सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए पहले ही बता देता हूँ। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अब जल्दी आओ तैयार होके। लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम? अरे, तुमसे जितना बोला जाए उतना किया करो। फालतू में मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? चुपचाप तैयार होके नीचे आओ। दीपिका के तैयार होकर नीचे आने के बाद कार्तिक उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर के पास जाकर कार्तिक उसे थोड़े पैसे देता है ताकि उसे ये पता चल सके कि दीपिका के गर्भ में लड़का है या लड़की। और सच जानने के बाद कार्तिक सीधा दीपिका को घर लेकर आता है। दीपिका के घर में कदम रखते ही कार्तिक की माँ फौरन उससे एक ही सवाल करती हैं कि इस दीपिका के गर्भ में लड़का है या लड़की? माँ, इसके गर्भ में लड़की है। अब आप ही बताओ क्या करना है, आगे कैसे निपटा जाए? दीपिका अंदर ही अंदर सहमी हुई थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उसके बच्चे को मरवा दें। कार्तिक की माँ बोली, चल कोई नहीं, लड़की ही तो है, जीने दो इसे। जो काम हमारा इसकी माँ नहीं कर पाई वो उसकी बेटी करेगी। यानी कि इसकी बेटी अपनी नानी के घर से माल पानी ला सकती है। अब ये तो अपने माँ बाप के घर से पैसे नहीं ला सकती, तो क्या हुआ, इसकी बेटी तो ला सकती है ना। ये सुनकर दीपिका बेहद हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कितने गिर चुके हैं। दीपिका को इस बात पर बेहद गुस्सा आ जाता है। वो कार्तिक के घर वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब तुम लोग जो सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। मेरी बच्ची तुम लोगों का सहारा कभी नहीं बनेगी। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। कार्तिक की माँ बोली, ठीक है, तो मुझे लगता है तुझे पहले वाली जिंदगी ज़्यादा पसंद थी। ये आराम से रहने वाली जिंदगी तुझे कुछ खास हजम नहीं हो रही है। चल तेरे पुराने दिन शुरू कर देते हैं। कल से अपने पहले वाली जिंदगी में लौट आना और ये उम्मीद ना रखना कि हम तुमसे अच्छे से बात करेंगे, तुमको अच्छे से खाना पीना देंगे। और हाँ, घर का सारा काम भी तुझे ही करना है। ये जो तेरी खातिरदारी के लिए हमने ये मेड रखी हुई थी, अब ये भी कल से छुट्टी पर है, समझी? जाओ कपड़े बदल कर काम में जुट जाओ। दीपिका को सच पता चलते ही उसकी जिंदगी पहली जैसी बदतर हो जाती है और अब उसके मन में किसी चीज की कोई खुशी नहीं, बल्कि उसके मन में खौफ बैठ गया था अपने बच्चे को लेकर। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि उसे अपने बच्चे को खोना पड़ जाए। दीपिका ऐसी हालत में भी लगातार सारा काम करती रहती थी।
अब बदले में उसे कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता था। कार्तिक के घर वालों के रूखे व्यवहार के कारण कोई भी रिश्तेदार उनके घर कम ही आता जाता था। कार्तिक और दीपिका के माँ बाप भी जब कभी भी उससे मिलने आते थे तो कार्तिक की माँ दीपिका को डरा धमका कर रखती थी, ताकि वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताए कि वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बेचारी दीपिका बुरी तरह इस जिंदगी को जिए जा रही थी। दीपिका की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। उसकी प्रेगनेंसी को लगभग 9 महीने पूरे हो गए थे। दीपिका को दिन प्रतिदिन अपने होने वाले बच्चे की चिंता होती जा रही थी। दीपिका शरीर से भी बेहद कमजोर थी और दिमागी तौर पर भी उसे बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। उस पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दीपिका के माँ बाप कार्तिक के घर वालों के कहने पर उन्हें लगातार पैसे दिए जा रहे थे। हर रोज कहीं किसी चीज के लिए तो कहीं किसी चीज के लिए। उन्हें ये लग रहा था कि ये पैसे उनकी बेटी के लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दीपिका को तो ठीक से खाने पीने के लिए भी नहीं मिल पाता था। दीपिका के घर से आया हुआ पैसा कार्तिक और उसका परिवार हड़प लेता था, अपने ऐशो आराम के लिए उड़ा देता था। एक रोज वो काम कर रही थी। घर की साफ सफाई करते करते दीपिका कार्तिक की माँ के कमरे के सामने खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि तीनों लोग आपस में उसी के बारे में बातें कर रहे थे। कार्तिक की माँ बोली, क्या बताऊं, अच्छे फंस गए हम लोग इस शादी को करके। अरे तुझे याद है तेरी पहले वाली जो शादी कराई थी, उसमें तो इस बार से कहीं ज़्यादा पैसे मिले थे हमें, और तो और साथ में एक फ्लैट भी मिला था। लेकिन प्रॉब्लम बस यही थी कि लड़की थोड़ी चालाक ज़्यादा थी, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन ये महारानी दीपिका, ये तो उससे भी ज़्यादा हठी निकली है, मानती ही नहीं है, क्या किया जाए। वैसे भी इसके घर वाले देने के लिए तो बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती, कंजूस कहीं के। कार्तिक बोला, माँ पुरानी बातें याद करके क्या फ़ायदा है, हमने तो नई शादी कर ली है ना। अब ये सोचो कि हमें उनसे कैसे पैसे वसूल करने हैं। सोचा था 2 लाख मिल जाएंगे तो नया बिजनेस शुरू कर लूँगा, लेकिन नहीं, वो औरत अपने आगे सुनने को तैयार नहीं है। कार्तिक के पिता बोले, ऐसे हार मान कर बैठे हो तुम सबके सब। मैं कह रहा हूँ ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम ऐसा करो, दीपिका के घर वालों को फ़ोन लगाओ। हम उनसे कहेंगे कि हम दीपिका की गोद भराई करना चाहते हैं। अब उसमें तो खर्च होता ही है, और फिर बाद में करेंगे नहीं। हम उनसे बोल देंगे कि दीपिका की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसीलिए नहीं कर पाए। ये सुन कार्तिक की माँ बोली, बहुत अच्छा बताया, बस अब कोई आफत ना लगे बीच में। कार्तिक अपने पिता की बात सुनकर दीपिका के घर वालों को फ़ोन लगा देता है। दीपिका के घर वालों से बात होने लगती है। कार्तिक के पिता ने फ़ोन ले लिया। अरे नमस्ते समधी जी, क्या हाल चाल हैं? हम तो बढ़िया हैं समधी जी, आप बताइए आप कैसे हैं? घर पर सबके कैसे हाल चाल हैं? खास तौर पर हमारी बेटी दीपिका कैसी है? अब तो आखिरी महीना चल रहा है ना उसका, बहुत दिनों से मिलने भी नहीं आ पाया। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, इसी वजह से मिलना नहीं हुआ। लेकिन आप लोग हमारी उससे रोज बात करा देते हैं, वही बहुत है। खुश लग रही है मेरी बच्ची पहले से। कार्तिक के पापा बोले, अरे हमने तो आपसे कहा था, अब उसे कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगा। ये तो कार्तिक और उसकी माँ के बीच की बात थी। अच्छा समधी जी, हम दीपिका की गोद भराई करने के बारे में सोच रहे हैं। आखिरी महीना चल रहा है तो इसी महीने में कर लेते हैं, फिर आगे कुछ प्रोग्राम करेंगे, तब तक तो बच्चा भी हो जाएगा। दीपिका के पापा बोले, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने, तो कैसे क्या तैयारी करनी है बताइए। वहीं दूर खड़ी दीपिका सारी बातें सुन रही थी। दीपिका अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि कार्तिक ने उसके साथ धोखा किया। वो सिर्फ प्यार का नाटक था जो उसके साथ हुआ था। उसकी तो पहले भी शादी हो चुकी थी किसी अमीर लड़की से, उसने उसे छोड़ दिया सिर्फ पैसों की वजह से। अब उससे शादी की, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से। दीपिका ये सोच सोच कर खुद को रोक नहीं पाती है। वो गुस्से में जाकर कार्तिक को थप्पड़ मारने लगती है। दीपिका को पता था
कि सारे लोग उसके पापा से बात कर रहे हैं। दीपिका के पास अभी भी मौका था। वो बिना डरे अपने पापा को सच बताने लगती है। पापा, आपके साथ धोखा हो रहा है। इन सब लोगों ने मिलकर धोखा किया है। मैं कार्तिक की पहली नहीं दूसरी पत्नी हूँ। ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। पापा, आपको वो एक्सीडेंट वाली लड़की याद है ना? उसने क्या क्या कहा था? जो उसके साथ हुआ वही सब आज मेरे साथ हो रहा है। ये लोग भी मुझे मजबूर करते हैं ताकि मैं आपको कभी भी कुछ भी ना बताऊं। ये लोग पहले की तरह मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं पापा। ये लोग बदले नहीं हैं। ये हमेशा की तरह वैसे ही हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इससे पहले दीपिका कुछ बोल पाती, कार्तिक का पिता फोन बंद कर देता है। कार्तिक की माँ बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। अब तो हम तुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। और इतने बड़े खुलासे के बाद वो तीनों लोग दीपिका पर बरस पड़ते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया और दूसरी बात, हमारा प्लान भी चौपट करके रख दिया है। तुझे तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। कार्तिक की माँ दीपिका से कहती हैं, तेरी जैसी तो न जाने कितनी दीपिका को मैं सुधार चुकी हूँ। सारा राज खोल दिया ना अपने माँ बाप के सामने। चल, उनसे भी हम निपट लेंगे, लेकिन तुझे तो आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कार्तिक की माँ दीपिका को बुरी तरह मारने पीटने लगती है। कार्तिक भी दीपिका से अपना बदला लेने के लिए अपनी बेल्ट उतारकर उसे बेल्ट से मारने लगता है। तीनों के तीनों लोग दीपिका पर इतनी बुरी तरह से बरसते हैं कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं होता है कि दीपिका गर्भवती है। वो लोग उसकी जरा भी परवाह नहीं करते हैं। दीपिका को बुरी तरह मारते पीटते हैं और उसके बाल पकड़कर सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी तरह दीपिका खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन वो इस छोटी सी नाकामयाब कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती है। कार्तिक उसे दोबारा से पकड़ लेता है। कार्तिक और उनके घरवाले दीपिका को अपने गार्डन के पास में बने एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। दीपिका की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उसे जगह जगह चोटें लगी हुई थी और उनसे खून बह रहा था। उसका शरीर मार खाकर सूज चुका था। खाना पीना ठीक से ना मिल पाने के कारण, भूखे प्यासे रहने के कारण उसके अंदर खून की कमी हो गई थी, जिस कारण उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। दीपिका रोती बिलखती चिल्लाती हुई सबसे मदद मांग रही थी कि शायद कोई उसकी चीख पुकार सुन ले। लेकिन कार्तिक की माँ दीपिका के मुंह में कपड़ा भर देती है और वो लोग उसे उसी स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और बोले, हम तुम्हारे माँ बाप का भी खेल खत्म करा देंगे। फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, हमारी, और फिर तुम्हारा खेल खत्म करने के बाद सारा पैसा हमारे कार्तिक का हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। आप मेरे माँ बाप के साथ इतना गलत सोच सकती हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिन्होंने आंख बंद करके आप लोगों की सारी बातें मानी, आज तक कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, उसके लिए आप ऐसा सोच रहे हो। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मजबूर मैं हूँ, लेकिन ऊपर वाला आपकी करनी को देख रहा है। वो मजबूर नहीं है, वो आपको ज़रूर सज़ा देगा। सभी लोग दीपिका को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दीपिका के पिता, जिन्होंने फ़ोन पर बहुत ही अजीब तरह से दीपिका की बातें सुनी थी, वो अपनी बेटी की आवाज़ पहचानते थे। उन्हें पता था जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उनकी बेटी कह रही है। लेकिन उन्हें ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि दीपिका उन्हें क्या समझाना चाहती थी। वो सीधा तैयार होकर दीपिका के घर आते हैं दीपिका से मिलने के लिए। दीपिका के पिता आवाज़ लगाते हैं, समधी जी कहाँ हैं आप? और मेरी बेटी दीपिका कहाँ है? मुझे उससे अभी बात करनी है। फ़ोन पर दीपिका किस तरह की बातें कर रही थी कि कार्तिक की वो दूसरी पत्नी है। कार्तिक की पहली शादी कब हुई? ये दीपिका कैसी बातें कर रही थी? कार्तिक के पिता बोले, अरे समधी जी, वो तो हम मजाक कर रहे थे और दीपिका सीरियस हो गई। चलो कोई बात नहीं, आइए बैठकर कुछ बातें कर लेते हैं। मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? कार्तिक बोला, पापा जी, वो दीपिका को यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी सहेली के घर गई है। शाम तक आ जाएगी और जैसे ही वो आएगी
मैं आपकी फ़ोन पर बात करा दूँगा, नहीं तो आप खुद ही उससे मिलने आ जाना। ये बात सुनकर दीपिका के पिता वहाँ से चले जाते हैं। लगभग 2 दिन हो जाते हैं, लगातार बारिश हो रही थी। मौसम खराब हो चुका था और बेहद ठंडा हो चुका था। दूसरी ओर दीपिका के पिता बुरी तरह बीमार थे। उसने अपनी बेटी दीपिका को ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो बहुत समय से बीमार थे। अब उनकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। दीपिका कमज़ोर हो चुकी थी, वो भूखी-प्यासी थी, पर उसके पास खाने-पीने को कुछ भी नहीं था। वो अपने गर्भ में अपने बच्चे की भूख-प्यास से फड़फड़ाने की आहट महसूस कर रही थी। दीपिका तिल-तिल करके मर रही थी, लेकिन अफ़सोस, इस समय ना उसके पास उसके माँ-बाप थे, ना उससे प्यार करने वाला पति। कोई भी उसके साथ नहीं था। वो 2 दिन से उस कमरे में बंद थी और लगातार हो रही बारिश का वही दूषित पानी पीकर अपनी जान बचा रही थी। लेकिन वो अब अपनी ज़िंदगी से थक चुकी थी। उसकी खुद को बचाने की ये नाकाम कोशिश उसे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। उसने फैसला ले लिया कि वो जो ज़िंदगी जी रही है, उस हाल में उसकी बच्ची नहीं जिएगी। इसीलिए अब वो खुद को ख़त्म करने के लिए तैयार थी। दीपिका ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी। दीपिका को उस स्टोर रूम में एक डिब्बे में थोड़ा-सा पेट्रोल और एक पुराना लाइटर मिलता है, जिसकी सहायता से दीपिका उस स्टोर रूम में आग लगा देती है। आग बहुत तेज़ी से लगी होती है। तभी अचानक दीपिका ने अपने माँ-बाप के बारे में और अपनी बच्ची के बारे में सोचा। अगर उसको कुछ हो गया तो उसके माँ-बाप जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैसे भी पापा बहुत बुरी तरह से कर्ज में डूब गए हैं। नहीं नहीं, मैं अपने माँ-बाप को जीते जी नहीं मार सकती। आखिर मेरी इस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है कि अपने साथ साथ मैं उसे भी मार दूँ? नहीं नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। दीपिका वहाँ से बाहर निकलने का सोचने लगी थी और फिर वो किसी तरह से स्टोर रूम से बाहर निकल जाती है। लगभग उस स्टोर रूम में रखा सारा फर्नीचर, सामान सब जलने लगता है। बाहर बारिश के मौसम में भी ऐसी भयानक आग को देखकर आसपास के सारे पड़ोसी हैरान हो जाते हैं और कार्तिक के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। कार्तिक के परिवार वाले भी उसी स्टोर रूम के बाहर आ जाते हैं। लगभग सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। इधर दीपिका किसी तरह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। आज दीपिका के पापा अपने आप को कोस रहे थे कि उन्होंने उसी दिन शादी के लिए क्यों नहीं मना कर दिया, जब उन लोगों ने सगाई में रुपए के लिए मुंह खोला था। काश अगर उन्होंने उसी दिन इस शादी के लिए मना कर दिया होता, तो आज उनकी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। दीपिका के पापा ने फैसला कर लिया था कि वो अब उन लोगों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बता दिया। उन लोगों के ऊपर दहेज और अत्याचार करने के जुर्म में एफआईआर करवा दी। वहीं पुलिस स्टेशन में दीपिका की हालत बिगड़ गई। पुलिस ने सीधा उसे अस्पताल भेज दिया। अब कुछ समय बीत चुका था, पुलिस भी आ चुकी थी। कार्तिक के घर वालों और आस पड़ोस से पूछताछ शुरू कर देती है। कार्तिक के घर वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके आस पड़ोस के सारे लोग उनके खिलाफ थे। उनका कहना था कि दीपिका को मारने पीटने और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ उन सबको सुनाई देती थी। सारे लोग उन लोगों के खिलाफ हो गए थे। लेकिन यही कोशिश अगर उन लोगों ने पहले की होती, तो शायद दीपिका को इतने अत्याचार नहीं सहने पड़ते। दीपिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन जो कोशिश दीपिका ने खुद को 2 दिन उस बारिश में जिंदा रखने के लिए की, शायद किसी के लिए भी वो आसान नहीं थी। गलतियां सबने थोड़ी थोड़ी की थी, लेकिन सजा केवल दीपिका को ही मिली। दीपिका के माँ बाप अगर दीपिका को समझने की कोशिश करते, तो शायद दीपिका को इतने दुख नहीं मिलते। दीपिका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए उसे 15 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। दीपिका की मम्मी ने अपनी बेटी और नातिन के आने की खुशी में अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया था। आज अनुपमा और मनोहर जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। दीपिका ने अपनी बेटी का नाम दीप्ति रखा। दीप्ति की देखभाल में 6 महीने कब गुजर गए, किसी को पता ही नहीं चला। सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपिका के पापा की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, क्योंकि उनकी बेटी अब बिल्कुल ठीक उनके सामने थी।
दीपिका अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अनुपमा और मनोहर जी भी बहुत खुश थे। कार्तिक और उसके मम्मी पापा को उनके किए कर्मों की सजा मिली। आज वो सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। धीरे धीरे करके मनोहर जी का बिजनेस वापस से अच्छा चलने लगा। अब उनके घर में खुशियां वापस आ गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।